नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर अमल करते हुए रविवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। राज्य में कांग्रेस पार्टी के 9 विधायकों की बगावत के बाद राज्यपाल ने हरीश रावत सरकार को 28 मार्च को बहुमत साबित करने के लिए कहा था, लेकिन एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने उनकी सरकार बर्खास्त कर दी। उत्तराखंड विधानसभा के कुल 70 विधायकों में कांग्रेस के 36 विधायक थे, जिनमें 9 विधायक बागी हो चुके हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के कदम को कांग्रेस पार्टी ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होगी। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने 34 समर्थक विधायकों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि उन्हें विश्वास मत हासिल करने का मौका दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस के पास बहुमत है। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्र सरकार के उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि अनुच्छेद 356 लागू करने का इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता था, क्योंकि हरीश रावत सरकार 18 मार्च को विधानसभा में बहुमत खो चुकी थी और असंवैधानिक तथा अनैतिक थी। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के इस कदम को लोकतंत्र की हत्या करार दिया है, पर सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार ने हरीश रावत सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करने का मौका क्यों नहीं दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित बोमई केस में फैसला सुनाते हुए कहा है कि बहुमत साबित करने का काम सदन के अंदर होना चाहिए। देश देशांतर में यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ हैं लंबे समय तक देश के कानून मंत्री और कर्नाटक के राज्यपाल रहे श्री हंसराज भारद्वाज, संवैधानिक मामलों के जानकार और राज्यसभा के पूर्व महासचिव वी.के. अग्निहोत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भी हमारे साथ होंगे, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं हंसराज भारद्वाज साहब आपसे समझना चाहूँगा, जानना चाहूँगा, क्योंकि आप राज्यपाल भी रहे हैं और लंबे अरसे तक देश के कानून मंत्री रहे हैं। आपने ही ये जो राजीव गांधी जी के समय में बिल लाया था, कानून बना था, दल बदल कानून, उसको ड्राफ्ट किया था। उत्तराखंड में जो कुछ हुआ है उसे आप किस नज़र से देखते हैं? उत्तराखंड में कांग्रेस की विधायक दल में ही डिवीज़न हुआ है और उसमें से जो 9 विधायक हैं उन्होंने अपनी पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ अविश्वास व्यक्त किया और दल बदल के कानून में अभी उन्होंने वो रेखा उल्लंघन नहीं की है कि अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दी हो या फ्लोर पर पार्टी व्हिप को डिफाई किया हो। अब वो हैं कांग्रेस के विधायक और मैं समझता हूँ कि लेकिन स्पीकर ने तो उन्हें निष्कासित कर दिया है। वो प्रीमेच्योर है। अभी अगर वो वोट देते अपनी पार्टी के व्हिप के खिलाफ तो वो डिस्क्वालीफाई हो ही सकते थे, और उन्होंने खुद ये नहीं किया है कि हमने कांग्रेस छोड़ दी। वो ये कह रहे हैं कि हमारी नेतृत्व जो उत्तराखंड में है हम उसको पसंद नहीं करते। तो ये एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल का वॉलेशन नहीं है, लेकिन अब तो वहाँ पर आर्टिकल 350 की प्रोक्लेमेशन इशू राष्ट्रपति ने किया, तो वो विषय है। जी, हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा भी जुड़ चुके हैं। संबित पात्रा साहब, आप किस तरह से केंद्र सरकार के इस फैसले को जायज़ ठहराएंगे, जबकि काफ़ी दिनों से ये परिपाटी चली आ रही है कि विधानसभा में के बहुमत, सरकार के बहुमत का फैसला सदन के अंदर होगा, ना तो राजभवन में होगा, न कहीं दूसरी जगह होगा। फिर अरुणाचल के बाद ये लगातार दूसरा फैसला आपकी सरकार ने लिया, इसकी क्या वजह? देखिए, पहली बात है कि अप्रोप्रिएशन बिल एक मनी बिल है। अगर अप्रोप्रिएशन बिल जो कि मार्च 18 2016 को फ्लोर ऑफ द हाउस पे पारित होना था, वो पारित नहीं हो पाता है, तो स्वाभाविक रूप से कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, संविधान के नियमों के अनुसार अगर मनी बिल गिरता है तो सरकार को भी रिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि सरकार गिरा माना जाता है। आप देखिए, इस केस में मार्च 18 को मनी बिल पारित नहीं हुआ। स्पीकर कहते हैं मनी बिल पारित हुआ, मगर संविधान कहता है अगर एक भी व्यक्ति, एक भी विधायक ये मांग करता है कि डिवीजन ऑफ वोट्स हो, वॉइस वोट के माध्यम से बिल पारित ना किया जाए, तो स्पीकर का दायित्व होता है कि डिवीजन ऑफ वोट्स होना चाहिए। इस केस में जैसे कि आज अरुण जेटली जी ने भी लिखा है, जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स है एक दिन पहले अर्थात 17 मार्च 2016 को जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल है उसमें 35 एमएलएज ने, जो 9 विधायक है कांग्रेस के, उन्होंने भी डिवीजन ऑफ वोट्स का डिमांड किया था और ये लिखित रूप में है। तो स्वाभाविक रूप से स्पीकर को डिवीजन ऑफ वोट कराना था, स्पीकर ने नहीं कराया।
देखिए, स्पीकर ने उसे अपने मत पे ये किया कि जो फाइनेंस बिल है वो पारित हो गया है, जबकि आज तक एक सर्टिफाइड कॉपी गवर्नर तक नहीं गया है। ठीक है। संडे के दिन अर्थात 27 मार्च 2016 को स्पीकर ने 9 एमएलएस को डिस्क्वालीफाई कर दिया। डिस्क्वालीफाई तभी होता है जब आप व्हिप के खिलाफ जाके मत देते हैं, अर्थात स्पीकर खुद मानते हैं कि वो व्हिप के खिलाफ जाके उन्होंने अप्रोप्रिएशन बिल के खिलाफ मत दिया। अगर इसी बात के स्पीकर को मान लिया जाए कि अप्रोप्रिएशन बिल के खिलाफ 9 लोगों ने मत दिया, 27 के अलावा 9 लोगों ने, तो अप्रोप्रिएशन बिल तो पास नहीं हुआ। सरकार तो उसी दिन 18 मार्च को ही गिर गई थी, खुद स्पीकर मान रहे हैं। लेकिन आपने तो राष्ट्रपति शासन लागू किया है ना वहां पे। जब देखिए, जहां बजट का बिल पारित ना हो सके, अ स्टेट विदाउट अ बजट, 1 अप्रैल 2016 से यही बजट लागू होना था जो अप्रोप्रिएशन बिल में है। जहां बजट का बिल पारित ना हो पाया है, स्वाभाविक रूप से वहां सरकार खुद ही गिर जाती है, तो सरकार तो वहां गिरा हुआ ही माना जाएगा। इसीलिए राष्ट्रपति शासन है। जी, मैं आता हूं आपके पास में। हमारे साथ वी.के. अग्निहोत्री साहब भी हैं। वी.के. अग्निहोत्री साहब, आप संवैधानिक मामलों के जानकार हैं, राज्यसभा के पूर्व महासचिव रहे हैं। आपकी नज़र में जो ये काम हो रहा है उत्तराखंड में कि राज्यपाल ने सरकार को बहुमत साबित करने का मौका दिया, आज बहुमत साबित होना था, लेकिन उसके पहले ही सरकार बर्खास्त कर दी जाती है, आप इसे संवैधानिक तौर पे जायज़ मानते हैं, सही मानते हैं? देखिए, जैसा हमारे पूर्व स्पीकर्स ने कहा है, पैनलिस्ट ने, ये कुछ जल्दीबाजी में काम किया गया और इस जल्दीबाजी के कारण जैसा कि कहा गया कि अगर जब वो फाइनेंस बिल आया था और उस पर वोटिंग होना था, तो अगर किसी ने डिमांड किया था वोटिंग का और अगर उस टाइम अगर वो वोटिंग की जाती, तब फिर ज़्यादा पुख्ता केस बनता उनको डिस्क्वालीफाई करने का। और इस तरह से देखा जाए तो स्पीकर ने थोड़ी जल्दीबाजी करी। अगर उनको सही सलाह मिलती तो वो शायद उसको इमीडिएटली उस टाइम पास कर दिया ऐसा ना बोलते, वहाँ पर वोटिंग लेते और फिर उसके बाद उनको देना चाहिए था नोटिस, क्योंकि तब फिर वो 10th शेड्यूल के अंदर बिल्कुल 100% आ जाता। ठीक। तो इस सूरत में जी, जो हुआ तो वो अब उसको हम लिंक कर रहे हैं ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। जी। तो अब इसमें गवर्नमेंट का कितना रोल है और क्या गवर्नमेंट को हम ब्लेम कर सकते हैं फॉर द रोल ऑफ द स्पीकर, ये ज़रा सोचने का विषय बन जाता है। क्योंकि अब हम लोग तो, हमारे पास तो ये मालूम नहीं कि किस तरह की रिपोर्ट गवर्नर ने भेजी है जिसके की आधार पर ये प्रेसिडेंट रूल इशू किया गया, तो वी आर नॉट प्रीवी टू इट। तो उससे हमको ये नहीं कह सकते कि भाई किस आधार पर उन्होंने लिखा कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया। जी, मैं आता हूँ आपके पास में रहें आप हमारे साथ। नीरजा जी, एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आप उत्तराखंड के इस राजनीतिक संकट को किस रूप में देखती हैं और क्या वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का ये एक मजबूत केस बनता है आपकी नज़र में? देखिए, जहाँ तक जो संबित पात्रा कह रहे हैं कि अप्रोप्रिएशन बिल पे डिवीज़न नहीं अलाउ करना जबकि मांग थी, ये कन्वेंशन के अगेंस्ट जाता है, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन बिना वोट के भी उनको डिस्क्वालीफाई कर देना, वो भी मतलब उस पर भी सवाल उठते हैं, वो सही बात है। लेकिन जब राज्यपाल ने मेजॉरिटी टेस्ट के लिए बुलाया आज के दिन, तो राज्यपाल ने बुलाया है, तो मेजॉरिटी टेस्ट होने से 24 घंटे पहले बर्खास्त कर देना, जबकि एक दिन आप वेट कर सकते हैं। अगर क्राइसिस है, राइट भी आपके साइड है, तो टू बी मोर देन फेयर ये तो अलाउ होना ही चाहिए था। जबकि आप जैसे कि आपने कहा, बोमई जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली वो लकीर ड्रॉ की हुई है कि टेस्ट मेजॉरिटी का सदन के फ्लोर पे होगा। उस पर तो कोई दो राय नहीं है, बार बार ये चीज़ दोहराई जाती है। तो ये कर देना बर्खास्त करके 24 घंटे पहले, तो लोगों के मन में संदेह होगा कि आप जो कह रहे हैं क्या पॉलिटिक्स खेली जा रही है। और खासकर अगर उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त किया गया और अल्टरनेटिव सरकार तोड़ के और अल्टरनेटिव सरकार बनी। यहाँ सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा है, क्या यहाँ भी वही होगा? अब सुनने में आ रहा है मणिपुर के जहाँ की कांग्रेस की सरकार है, वो भी सिंह के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है। ये अलग चीज़ है कि कांग्रेस अपने अफेयर्स मैनेज ही नहीं कर पा रही है। लेकिन
जैसा मैंने कहा, सवाल पैदा होते हैं कि ऐसा होना चाहिए, जायज़ था कि नहीं। ठीक है, और मैं संबित पात्रा मानती हूँ, साहब, मुझे जी। जायज़ नहीं लगता है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन साथ ही मैं ये भी आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कांग्रेस पार्टी पर ये इल्ज़ाम लगाती आई है पिछले 3 दशकों से कि वो निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त करती थी जब कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी, लेकिन अब उनमें और आप में भी तो कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है। नहीं, 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 फ़र्क तो आप 2005 के जजमेंट को पढ़िए, किस प्रकार से बूटा सिंह जी के ऊपर इल्ज़ाम लगा और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति, जिनको हम सब बहुत प्यार करते हैं, वो तो रेज़िग्नेशन देने के कब तक गए थे, रशिया में थे जहाँ तक मुझे याद है। जी। वो सोच रहे थे कि रेज़िग्नेशन दे दें, वो तो हम में और उनमें कंपैरिज़न बनता ही नहीं है। मगर मैं 2 विषय जो नीरजा जी ने रखा, उससे टेक्निकल पॉइंट्स, मैं नहीं चाहता हूँ मैं राजनीतिक विश्लेषण करूँ, मैं टेक्निकल रहूँगा यहाँ पे। पहली बात, लोगों के मन में ये संशय उठना कि 28 तारीख जब गवर्नर ने समय दिया था, तो उससे पहले क्यों बर्खास्त किया गया। मेरे से विद्वान जन बैठे हैं, मैं अपना पॉइंट रखता हूं, आप उनसे पूछिएगा, क्योंकि 27 तारीख को ही जो स्पीकर थे, उन्होंने निर्णय लिया कि 9 मेंबर डिस्क्वालीफाई होंगे। अगर उन्होंने निर्णय लिया कि 9 मेंबर डिस्क्वालीफाई होंगे, तो द स्पीकर कंसीड्स द फैक्ट कि गवर्नमेंट के अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो पाई है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट का अप्रोप्रिएशन बिल पास हुआ होता, फिर नहीं हुआ होता और विप देने के बावजूद भी ये 9 लोग विप के खिलाफ वोटिंग करते, तभी तो वो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। ठीक है। स्वाभाविक रूप से जब डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, तो स्पीकर अपने शब्दों में खुद मान रहे हैं कि मनी बिल पास नहीं हो पाया है। इसलिए वंस इट इज प्रूवन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ब्रीच्ड, तो एक दिन और इंतजार करने की क्या आवश्यकता है। और दूसरी बात बता दूं जल्दी में कि देखिए, जहां तक एसआर बोम्मई केस है, बोम्मई केस में भी कहा गया है कि देयर आर एक्सेप्शंस। हर चीज में यह बाध्यता नहीं है कि आपको फ्लोर में ही मेजॉरिटी प्रूव करनी है। एक्सेप्शंस एसआर बोम्मई केस में भी रखा गया है। ठीक है, चलिए इसका जवाब हम हंसराज भारद्वाज जी से लेते हैं। भारद्वाज जी, अभी जो आपने सुना, जो संबित पात्रा कह रहे थे, और वो ये केस बता रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ क्योंकि 18 तारीख को असेंबली में कार्रवाई संविधान सम्मत नहीं हुई। क्या इस बिना पे आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया जा सकता है? प्रदेश सरकारें हैं, गवर्नर वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और उन्हीं को अधिकार है कि अगर अल्पमत में कोई सरकार आती है तो उनको इमीडिएटली अपना बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं गवर्नर। ये उसके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन ये पूरी मैंने इसकी जानकारी मुझे है जी। स्पीकर महोदय जितने भी होते हैं वो अपनी पार्टी की मदद करने के लिए उल्टे सीधे ऑर्डर पास करते हैं, पॉलिटिकल ऑर्डर्स, और वो एंटी डिफेक्शन 10 शेड्यूल का उसका पालन नहीं करते। ये प्रत्यक्ष है, कर्नाटका में मेरे काल में भी हुआ था। अब ये जो विडम्बना पात्रा जी जैसे कहते हैं कि एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ और डिवीज़न नहीं हुआ, हम सब पार्लियामेंट के मेंबर लंबे समय तक रहे हैं। सदन के अंदर कस्टोडियन स्पीकर और चेयरपर्सन होते हैं, वो डिसाइड करते हैं, और जब पार्टी मांगती हैं कि हमको डिवीज़न चाहिए तो ऐसे महत्वपूर्णों पर डिवीज़न होना चाहिए, और हुआ है। एक गवर्नमेंट से, वाजपेयी जी की गवर्नमेंट 1 वोट से गई थी, यहीं पर ही मेरे सामने। तो ये हमारे हाउस की सैंक्टिटी का सवाल है। उसमें स्पीकर महोदय उन्हीं की जिम्मेवारी बनती है, गवर्नर नहीं आता उसमें। और सदन में जो भी सही होता है या गलत होता है उसका निर्णय भी स्पीकर करते हैं। डिवीज़न कराना भी उन्हीं का काम है, और नहीं कराते तो हम उसको 356 में जाके क्रिटिसाइज नहीं कर सकते जी। उनकी गलती होती है, उसमें कर सकते हैं, और वो भी एडवाइज्ड होते हैं। ठीक। तो इसलिए अब आज का जो मसला है, जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, वो एक अलग एरिया है। वो जो फ्लोर टेस्ट था, उसके ऑर्डर होने के बाद जो मुझे पता लगा वो ये है कि लंबा समय दे दिया गया, कुछ नाराज़गी व्यक्त की कि 10 दिन क्यों दे दिए, 4 दिन क्यों दे दिए। अब वो गवर्नर का अधिकार क्षेत्र है, ही इज़ हेड ऑफ द स्टेट, वो उसकी जानकारी में है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। आज गवर्नर को शुरू कर दो क्रिटिसाइज करना, तो राजनीतिक दलों के तो जो हाल है वो आपको ज़्यादा मालूम है जी। तो गवर्नर का दायित्व है कि वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजे। ठीक। वीके अग्निहोत्री साहब, अभी जो भारद्वाज साहब कह रहे हैं
उससे आप कितना सहमत हैं, और क्या वाकई ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन का मामला बनता है उत्तराखंड में जो हुआ विधानसभा में 18 तारीख से लेकर के अब तक? नहीं, जैसा मैंने पहले भी कहा जी कि क्या विधानसभा में अगर कोई गलती हुई है तो उसका वो उसके आधार पर क्या गवर्नमेंट निर्णय ले सकती है कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन कर गई। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये मैटर भी कोर्ट पे जाएगा, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश का भी कोर्ट में ही लंबित है, तो ये भी मैटर कोर्ट में जाएगा और कोर्ट ही निर्णय देगा कि क्या ये रियली ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी था कि नहीं था। जी लेकिन एक जल्दबाजी में निर्णय लिया गया, दूसरा भी उसका काउंटर निर्णय लिया गया, तो दोनों तरफ से ही गलतियां हैं मेरे समझ में। जी नीरजा जी, अभी विधानसभा भंग नहीं की गई है, सस्पेंडेड एनिमेशन में है, यानी सरकार बनने का विकल्प वहाँ खुला हुआ है। और अरुणाचल में भी ये काम हुआ कि एक सरकार बर्खास्त की गई, उसके बाद में दूसरी सरकार को वह जो विद्रोही थे, बागी विधायक थे, उनके समर्थन से सरकार बनाई गई। शायद यही कवायद यहाँ भी होने वाली है उत्तराखंड में, ऐसा आपको लगता है? लोग कह रहे हैं और हो सकता है कि दिशा वही है। और प्रधानमंत्री अमित शाह, कई लोगों ने कहा है कांग्रेस मुक्त भारत के बारे में। तो क्या ये जहां कांग्रेस की सरकारें हैं उनको बर्खास्त किया जाए, उस दिशा में बढ़ने की बात है? और जो सवाल संबित शायद इसका जवाब देंगे, क्या ये जो बर्खास्त करने का कारण बताया जा रहा है वो ये है कि स्टिंग ऑपरेशन में चीफ मिनिस्टर ने एमएलएस को ब्राइब करने की चेष्टा की। जी क्या करप्शन इज इक्वल टू ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी? तो सारी सरकारें हमारी स्टेट्स की चली जाएंगी। क्या वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार में जो एनफोर्समेंट जी, मैं डायरेक्टरेट आता हूँ आपके पास। जी इंक्वायरी कर रहे हैं, व्यापम का मामला हुआ मध्य प्रदेश में, और मतलब कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ हुआ, जी क्या वो कारण बनता है? मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं पुराने दिनों की तरफ जा रहे हैं। 77 में जब जनता पार्टी सरकार में आई तो सारी कांग्रेस की सरकारें बर्खास्त कर दी। 1980 में इंदिरा गांधी आई तो सारी जनता की सरकारें बर्खास्त कर दी। फिर एक दौर आया कि 356 से लोग डरते थे और रीजनल पार्टीज का दौर था, उनकी स्ट्रेंथ थी, तो वो बिल्कुल मानने के लिए नहीं तैयार होते थे कोalition सरकारों में। क्या हम, क्योंकि मेजॉरिटी सरकार आ गई सेंटर में, क्या हम उन पुराने दिनों की तरफ जा रहे हैं? ये सवाल आज खड़ा हो गया। संबित पात्रा साहब, जवाब दीजिए। देखिए, नीरजा जी का ये कहना कि इज करप्शन इक्वल टू ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, मैं कहूँगा नहीं, डायरेक्टली शायद नहीं, मगर संविधान का ये कहना कि इफ यू ट्राई टू चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस इन ऑर्डर टू प्रूव योर मेजॉरिटी, क्योंकि इस केस में तो कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस ही चेंज किया जा रहा था। आप खरीद फरोख्त करके खुद मुख्यमंत्री जो कि जिनकी सीडी आई, जिनको कि कैमरे ने कैद किया, और एक जेन्युइन सीडी है, सीएफएसएल चंडीगढ़ ने इसको एक्सेप्ट किया। स्वाभाविक रूप से खुद मुख्यमंत्री कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस चेंज कर रहे थे ताकि वो अपने मेजॉरिटी को प्रूव कर सके। दिस इज अ क्लासिकल केस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भरद्वाज जी बैठे हैं, आप उनसे पूछ लिए। जी, लेकिन क्या हम किसी भी सीडी के ऊपर एक सरकार को बर्खास्त कर देंगे कि उसको बिना, अभी तो ये तय होना अदालत में केस है अभी तो? नहीं, देखिए, ये सारी चीजें रिपोर्ट में जरूर महामहिम के पास भी गई होंगी। मैं प्रिवी नहीं हूं रिपोर्ट क्या गया है, मगर मैं इतना जरूर जानता हूं कि सारी चीजें महामहिम के पास गई हैं। और ये रिपोर्ट जो सीडी थी वो जांच भी हुई है। ऐसा नहीं, अदालत जांच नहीं करती है सीडी की, सीएफएसएल लैबोरेटरी जांच करती है चंडीगढ़ में, जिन्होंने कहा कि ये जेन्युइन है। मैं तो हरीश रावत जी से पूछता हूं, हरीश रावत जी ने पहले दिन कहा कि ये फर्जी सीडी है। अगर ये फर्जी सीडी होता तो वो उस दिन मुख्यमंत्री थे, खुद एफआईआर दर्ज करवाते कि मेरे खिलाफ किसने इस प्रकार का षड्यंत्र किया, और खुद मुख्यमंत्री होने के नाते एक सीबीआई प्रोब करा सकते थे। लेकिन संबित पात्रा साहब, आपकी पार्टी और सरकार के ऊपर ये आरोप अब काफी मजबूत होता जा रहा है कि आप विरोधियों की, कांग्रेस पार्टी की सरकारों को एक के बाद एक गिरा रहे हैं, चाहे आप कारण जो भी बताएं। नहीं, देखिए, वो बाजार भी उनकी, खरीदार भी उनके, बिकने वाले भी उनके, और आरोप हमारे ऊपर।
आप बताइए, जिन 9 लोगों को खरीदने की कोशिश चल रही थी वो उन्हीं के थे, जो खरीद रहे थे वो उन्हीं के थे, घर भी उनका, और आप आरोप हम पे लगा रहे हैं। नहीं तो अब हम आप ना बेच रहे थे ना अब खरीद आपसे रहे हैं, तो मैं हमारा आपसे एक क्या सवाल लेना करता देना हूं इससे? कि क्या वो खुद ही गिर नैतिकता रहे के हैं। आधार पर, क्या नैतिकता के आधार पर अब आप कांग्रेस के उन बागी विधायकों के साथ उत्तराखंड में सरकार नहीं बनाएंगे, ये बात कह सकते हैं आप आज? देखिए, सबसे बड़ी नैतिकता है संविधान को धारण करके रखना। जी स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार ने और महामहिम राष्ट्रपति जी ने इसी को ध्यान में रखते हुए कि नैतिकता है कि संविधान नीचे ना गिरे, राष्ट्रपति शासन लगाया है। भविष्य में क्या होगा ये मैं अभी से कैसे स्पेक्युलेट कर सकता हूं? जी भारद्वाज साहब, आपकी अंतिम टिप्पणी के ये जो इस तरह के मामला रोज़ सामने आ रहे हैं और हम ये देखते हैं कि मुकदमा पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है और जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है। जी, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय साहब जुड़ गए हैं। किशोर जी, क्या कहेंगे आप, ये जो पूरा खेल उत्तराखंड में इस वक्त हो रहा है, क्या कहना है आपका इसके बारे में? माफ़ कीजिएगा, उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमने काफ़ी कोशिश की कि किशोर उपाध्याय से बात हो। जी, बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी। ये आया राम गया राम, ये पंजाब हरियाणा के ज़माने में भजन लाल जी के ज़माने में हुआ था और इस पर चक्रवर्ती गवर्नर ने डिसमिस की थी गवर्नमेंट वहाँ की। जी क्लासिकल केस। और उसके बाद ये कानून बदला गया कि आया राम गया राम होता है, इसलिए फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। और गवर्नर साहब ने जो ये फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था बिल्कुल उपयुक्त था। लेकिन ये जो 10 दिनों में जो कुछ गड़बड़ हुई है उनका ये भी उपयुक्त है कि उन्होंने राष्ट्रपति को सेकंड रिपोर्ट भेज दी। माफ़ी के साथ आपको रोकूंगा। किशोर उपाध्याय साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर जी, क्या कहेंगे आप, उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है राजनीतिक क्रम, इसके बारे में क्या कहना है कांग्रेस पार्टी? ये निश्चित रूप से जो एक मैं ये कहूँगा कि ये एक ड्रैकुलिन जो प्यास है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की, जो कांग्रेस की सरकारें हैं उनका कत्ल करके खून पीने की, उसका परिणाम है उत्तराखंड में जो कुछ हुआ है। और इसके लिए वो बहुत पहले से कोशिश कर रहे थे। 4 बार उन्होंने कोशिश की और 5वीं बार वो सफल हो गए। लेकिन आपकी पार्टी के 9 विधायक छोड़ के चले गए, आपको बगावत कर दी, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए निश्चित रूप से मैं भी जिम्मेदार हूँ, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन असली में जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने लालच से, पैसे का लालच दे करके, उसके साथ में पद का लालच दे करके दूसरी पार्टी को तोड़ने का काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस भावना से इस एंटी डिफेक्शन लॉ को परिष्कृत किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भावना को आहत करने का काम किया है। इस पर उनको विचार करना चाहिए, तब चाहे अरुणाचल का मामला हो, बिहार का हो और तब चाहे उत्तराखंड का हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए किशोर उपाध्याय साहब देहरादून से, हंसराज भारद्वाज साहब, वीके अग्निहोत्री साहब और संबित पात्रा साहब और नीरजा जी इस चर्चा में भाग लेने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि लोकतंत्र की जो गरिमा है, जो उसकी मर्यादा है और जो उसकी आत्मा है, वो इस राजनीतिक खेल में ख़त्म ना हो और पिछले 70 वर्ष से जिस लोकतंत्र पर हम गर्व करते आए हैं वो आबाद गति से चले। इसी उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।